हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो ओरिजिन में। दोस्तों, आज केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशंस में 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के, तो उन सारे 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरे सिलेबस से, पूरे चैप्टरों से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो आइए डिस्कस शुरू करते हैं सारे क्वेश्चंस का बारी बारी से। ये क्वेश्चन नंबर पहला आपके पास, निम्न में कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस है? तो कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है? तो अक्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करो तो अक्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस पदार्थ होते हैं जिसके अणुओं का अनिश्चित और अनियमित पैटर्न होता है। जो उस ठोस पदार्थ में अणु होंगे, उस अणुओं का जो पैटर्न होगा वो अनिश्चित होगा और अनियमित होगा और साथ में द्रव्यीय संरचना वाला होगा, तब उसको आप बोलोगे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो ये चार ऑप्शंस में से कौन सा आपका अक्रिस्टलीय ठोस होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। क्लियर? अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होगा? प्लास्टिक। ग्रेफाइट आपका क्रिस्टलीय ठोस है, P4 ये भी ठोस के रूप में होता है, फास्फोरस का यौगिक है, ये भी आपके क्रिस्टलीय ठोस होंगे। P4O10 ये भी आपके क्रिस्टलीय ठोस होंगे। तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन होगा? प्लास्टिक। प्लास्टिक के साथ यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस दो चार एग्जांपल और भी देख सकते हो। एक रबर ले लो, ये भी अक्रिस्टलीय ठोस होगा। कांच, ये भी अक्रिस्टलीय ठोस होगा, है ना। ग्लास, ये भी अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो ये सारे के सारे कैसे ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला सवाल है पिंड केंद्रित घनाकार। पिंड केंद्रित घनाकार को बोलोगे बीसीसी। पिंड केंद्रित घनाकार को क्या बोलोगे? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। कितनी? 2। बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी बिलियन के प्रसरण दाब को व्यक्त किया जाता है। अगर कोई बिलियन है तो उस बिलियन में जो प्रसरण दाब होगा, तो उस प्रसरण दाब को किस प्रकार से फॉर्मूले से आप व्यक्त करोगे? तो प्रसरण दाब को अपन पाई से सूचित करेंगे। प्रसरण दाब को पाई से इंडिकेट करेंगे और पाई बराबर होता है CRT। पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। तो इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है आपका बी नंबर ऑप्शन, पाई बराबर CRT। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में कौन मानव शरीर में निर्मित नहीं होता? मानव शरीर में यानी हमारे बॉडी के अंदर कौन सी चीजें हैं जो अपने आप नहीं बनती बल्कि उसको अपन बाहर से लेते हैं? तो इसमें ऑप्शन है प्रोटीन। प्रोटीन आपका क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर में संश्लेषित ऑलरेडी होता है और कुछ प्रोटीन अपन बाहर से लेते हैं। हार्मोन, हार्मोन हमारे शरीर के हार्मोन ग्रंथि से रिलीज होता है। और तीसरा है आपके एंजाइम। एंजाइम मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे एंजाइम खुद ही स्राव होते हैं। और ये सी नंबर ऑप्शन है विटामिन। तो विटामिन जो है हमारे बॉडी में निर्मित नहीं होता बल्कि विटामिन को अपन बाहर से लेते हैं। क्लियर है? तो इसमें अगर विटामिन की बात कर लो तो विटामिन की जरूरत हमारे बॉडी को कब पड़ती है? तो विटामिन की जरूरत हमारे बॉडी में रख रखाव के लिए और उसके विकास के लिए, मानव शरीर को विकास के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। और विटामिन हमारे बॉडी में बनता नहीं बल्कि अपन इसको बाहर से लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव शरीर में निर्मित नहीं होता? तो ये इसका सी नंबर ऑप्शन होगा विटामिन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए कि जब लोहा का आप निष्कर्षण करोगे तो उसमें धातु मल के रूप में क्या आपको मिलेगा? तो जब लोहा के निष्कर्षण करोगे तो धातु मल के रूप में आपको मिलेगा कैल्शियम सिलिकन ऑक्साइड। क्या मिलेगा? कैल्शियम सिलिकन ऑक्साइड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? तो द्विभाषमिक अम्ल की बात करो तो द्विभाषमिक अम्ल वैसे अम्ल होते हैं जिसमें अगर बॉन्ड बनाना चाहो तो उसके OH आबंध की संख्या 2 होगी। अगर 2 OH आबंध होंगे तो वैसे अम्ल द्विभाषमिक अम्ल के नाम से जानेंगे। अब यहाँ से स्ट्रक्चर बना के देख लो। ये ऑप्शन H3PO4 है। तो फास्फोरस के साथ 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, फास्फोरस के साथ 3 ऑक्सीजन 1 2 और ये 3 ऑक्सीजन है 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और साथ में 3 हाइड्रोजन। ये बन गया H3PO3 का। H3PO2 का बना लो तो फास्फोरस के साथ 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। क्लियर? SPO2 का बना लो, फास्फोरस के साथ 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। SPO2 का बन गया। NH3 तो होगा नहीं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे नहीं। अब इन तीनों स्ट्रक्चर में जितने OH आबंध की संख्या होगी उतना ही भाषमिक अम्ल होगा। अब OH आबंध देख लो, ये H3PO3 में में 1 OH आबंध 2 OH आबंध, तो ये होगा आपका द्विभाषमिक। कैसा होगा? द्विभाषमिक अम्ल होगा। इसमें 1 OH आबंध, इसमें कोई OH आबंध नहीं है। तो द्विभाषमिक अम्ल कौन होगा? तो जिसमें 2 OH आबंध होंगे। तो H3PO3 में आपके 2 OH आबंध निकल के आए तो ये आपके एसिड कैसे होंगे? ये आपके जो अम्ल होंगे ये द्विभाषमिक अम्ल होंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप बना सकते हो। अगला सवाल है
ये क्वेश्चन नंबर 7, FeCN6 -3 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको बताना है, ये ऑक्सीकरण संख्या आप निकालना सीखोगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सिखाए थे, आप वहां से वीडियो को देख सकते हो। यहाँ कुछ देखो, फिर से ऑक्सीकरण संख्या निकालने की बात आएगी। FeCN6 -3 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको चार्ज मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? आवेश। किसी आयन पे जो कितना आवेश होगा, प्लस कितना होगा, माइनस कितना होगा, ये आवेश आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहां से निकाल के देखो, FeCN6 -3, इसमें Fe का निकालना है, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो उसको अपन x मानते हैं, आयरन को मान लो x, प्लस Cn का होल 6, Cn है साइनो, साइनो 6 बार है, तो एक Cn का चार्ज होता है -6, -1, तो 6 Cn का क्या हो जाएगा? -1 गुने 6, यानी 6 गुने -1 बराबर पूरे कंपाउंड पे चार्ज है -3। क्लियर? अब यहां से कैलकुलेट कर दो, x -3 बराबर -3 इक्वल टू x -6 उधर जाएगा तो +6, +6 -3 बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर +3। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगा? x बराबर +3। तो FeCN6 -3 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या होगा +3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है कार्बोनिल। ये है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह यानी C डबल बॉन्ड O में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा? तो कार्बोनिल समूह में कार्बन का प्रसंकरण सिग्मा बॉन्ड और उसके लोन पेयर दोनों को काउंट करके आप निकाल सकते हो। तो कार्बोनिल समूह में इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो प्रसंकरण क्या होगा? sp2। तो कार्बोनिल समूह में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? sp2 होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होगा? एमीन मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एमीन क्या होता है? NH2। एमीन का क्रियाशील मूलक होगा NH2। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्यूना S निम्न में किसका बहुलक है? ब्यूना S की बात करो तो ये एक रबर का बहुलक होता है। ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन, S मतलब स्टाइरिन। ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन और S का मतलब क्या होता है? स्टाइरिन। तो ब्यूना S किसका बहुलक है? तो ब्यूना S है ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरिन का बहुलक। ब्यूना S किसका है? ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरिन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 11 शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करो तो शून्य कोटि अभिक्रिया उसको बोलेंगे जब किसी अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रताओं के घातांक शून्य के बराबर हो जाए, तब उसको अपन बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आपको बताना है, तो इसके लिए वेग स्थिरांक क्या होगा? मोल लीटर -1 सेकेंड -1, यानी मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? जो रासायनिक अधिशोषण होता है, ये रासायनिक अधिशोषण अगर एक बार हो गया तब इसको दोबारा फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये ऐसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे अनुत्क्रमणीय। तो रासायनिक अधिशोषण कैसी प्रक्रिया होगी? अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन इथाइल एमीन है? इथाइल मतलब 2 कार्बन, एमीन मतलब नाइट्रोजन का कंपाउंड NH2। तो इथाइल एमीन, इथाइल मतलब CH3CH2, एमीन का मतलब NH2। तो इथाइल एमीन का फार्मूला होगा CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। ये 13 का ए नंबर ऑप्शन आपका इथाइल एमीन है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता? ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्ड वो नहीं बनाते। हाइड्रोजन बॉन्ड पहले बनाते कौन है? ये ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन बॉन्ड वही बनाता है कि जो किसी भी वर्ग का सबसे ऊपर का एलिमेंट हो। किसी भी वर्ग की अगर बात करो तो उस वर्ग का जो सबसे ऊपर में एलिमेंट होगा, सबसे प्रथम एलिमेंट होगा, वही सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, बाकी सारे नहीं बनाएंगे। अगर वर्ग 15 की बात करो तो वर्ग 15 का सबसे पहला तत्व नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन NH3, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वर्ग 16 का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन H2O, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वर्ग 17 का सबसे पहला तत्व है फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक यानी HF, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो वर्ग 15 में NH3 बनाएगा, वर्ग 16 में H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वर्ग 17 में HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और बाकी सारे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, निम्न में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो H2O बनाएगा, NH3 ये भी बनाएगा, HF ये भी बनाएगा, लेकिन HCl वर्ग 17 का दूसरा तत्व है। दूसरा वर्ग में फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, ये HCl हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में किस अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से होता है? तो फेन उत्प्लावन विधि से केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि से केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है।
तो कौन सा अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से होगा? तो ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड, ये ऑक्साइड, तो ये बी नंबर ऑप्शन ZnS जिसका नाम है जिंक ब्लेड। तो जिंक ब्लेड का अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से होगा और ये जिंक का अयस्क होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 है XeF4, इसका नाम है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की आकृति कैसी होती है? तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर बना दो, जेनॉन के साथ 4 फ्लोरीन होंगे, 1 2 3 और ये 4, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? तो इसका स्ट्रक्चर जो हो गया स्क्वायर हो गया है ना, वर्गीय हो गया, और ये समतल के रूप में है। इसका आकृति कैसा होगा? वर्ग समतलीय। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की आकृति कैसी होगी? वर्ग समतलीय होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में कौन सा सांद्रण जो होगा तापमान से स्वतंत्र होगा? यानी आपके जो विलयन के हैं मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और साथ में नॉर्मलता, ये जो 4 सांद्रण है, इसमें से कौन सा सांद्रण टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी तापमान से स्वतंत्र होता है? तो इसमें अगर बात कर लो कि मोललता, तो मोललता तापमान से स्वतंत्र होता है, ये तापमान पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मोलरता टेम्परेचर बढ़ने से विलयन की मोलरता घट जाती है। मोल अंश भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो ये मोललता जो होंगे तापमान पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये तापमान से स्वतंत्र होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके थे, टोटल 17 क्वेश्चंस। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को कॉपी करो और फिर हम इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, सवाल नंबर 18 आपके पास, ये नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में आप कराओगे? ये आपका एनिलीन बनेगा। तो नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराना है कि एनिलीन बनेगा? तो ये आपको X बताना है। X यहाँ पे क्या रखोगे? तो X एज ए उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक आप रखोगे कि ये नाइट्रोबेंजीन से क्या बनेगा? एनिलीन। ये NO2 से NH2 बन रहा है, इसका मतलब ये इसका अपकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अपकरण। अपकरण होने का मतलब है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को अपकरण कराते हो तो हम वहां पे एक अपकारक पदार्थ को रखते हैं। ये चारों में से कौन अपकारक पदार्थ हम यहाँ पे रखेंगे कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनेगा? तो आप याद रखना SnHCl। क्लियर? नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए हम एक अपकारक पदार्थ SnHCl का इस्तेमाल अपन करेंगे, तब ये नाइट्रोबेंजीन से क्या बनेगा? एनिलीन बनेगा। अब अगला सवाल है एसिटामाइड की अभिक्रिया। एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 और KOH के साथ करवाने पर क्या उत्पाद प्राप्त होगा? तो एसिटामाइड की अभिक्रिया आप करवा लो, नीचे देख लो, ये आपका एसिटामाइड यानी CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, इसको आप क्या बोलोगे? एसिटामाइड, यानी एमाइड ग्रुप का है। एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाना है, Br2 से करवाना है, साथ में क्षार की उपस्थिति में। तो यहाँ पे देखना होगा क्या, यहाँ पे एसिटामाइड से C डबल बॉन्ड O बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा? C डबल बॉन्ड O, यानी C डबल बॉन्ड O बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेंगे? CH3NH2 बचेंगे। क्या बचेंगे? CH3NH2। तो ये बनेगा आपका मेन प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको मेन प्रोडक्ट बनाना है, बताना है कि क्या बनेगा। एसिटामाइड की अभिक्रिया जब Br2 और KOH की उपस्थिति में करवाओगे तो ये मिथाइल एमीन का निर्माण होता है। क्या बनेगा? मिथाइल एमीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेथिल एमीन। क्लियर है? मिथाइल एमीन का उत्पाद होता है। अब इस अभिक्रिया का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इसमें एमाइड से एमीन बनता है और एमाइड से एमीन बनने में एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है, जहां से C डबल बॉन्ड बाहर जाएगा और ये CH3NH2 बचेगा, CH3NH2। अब इसी का नाम है मिथाइल एमीन। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर है बातें? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन B12 में क्या प्रेजेंट होता है? कौन सा धातु प्रेजेंट होता है? तो विटामिन B12 में कौन सा धातु प्रेजेंट होगा? विटामिन B12 में यहाँ पे विटामिन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कोबाल्ट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन में कोबाल्ट नहीं था, यहाँ पे टिक कर दो, डी नंबर ऑप्शन। विटामिन B12 में क्या रहेगा? कोबाल्ट। मैग्नीशियम कहाँ पे होगा? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम धातु। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड को किस धातु के साथ क्रिया कराई जाती है? बुर्ज अभिक्रिया की बात करो तो ये एक बुर्ज अभिक्रिया एल्किल हैलाइड को हम किस धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं? तो उसमें आपके उच्चतर अल्केन का निर्माण होता है, तो उस धातु का नाम है सोडियम। याद रखना,
बुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड को किस धातु से अभिक्रिया कराई जाती है? तो सोडियम से। बुर्ज अभिक्रिया में सोडियम धातु को एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। क्लियर है बात है? ये ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, आपके धातु के नाम पूछेंगे, या तो आपसे क्वेश्चंस ये आ जाए कि एल्किल हैलाइड को जब सोडियम धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? बुर्ज अभिक्रिया। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं आपके, तो इस पे आपको ध्यान देने वाली बात है, छोटी छोटी बातों पर। क्वेश्चन नंबर आपके 22 है कि CH3OH इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को CH3MgX यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो मिथाइल अल्कोहल को जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करवाते हो तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो यहाँ से छोटा सा रिएक्शन होगा, उसको हम देख लेते हैं। ये मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH, मिथाइल अल्कोहल क्या होता है? CH3OH, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। अब इसको अभिक्रिया करवाना है CH3MgX से। ये है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रूल होता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, अभिक्रिया में भाग लेगा, तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड टूटेंगे। तो जब कार्बन और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे आएगा माइनस के चार्ज, मैग्नीशियम पे आएगा प्लस के चार्ज। अब यहाँ से कार्बन और एल्कोहल के बीच में बॉन्ड को तोड़ो तो एल्कोहल पे आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। तो अब ध्यान देना, ये माइनस वाले जाएंगे प्लस वाले के साथ और ये माइनस वाले आएंगे इस प्लस वाले के साथ। क्लियर है? OH यहाँ से टूट के अलग हो चुका, यहाँ से CH3MgX से टूट के अलग हो चुका, तो उत्पाद में क्या बन जाएगा? आप देखो CH3 और इस CH3 के साथ कौन आ गया? ये CH3 आ गया, ये बन गया CH3 प्लस, यहाँ से OH अलग हो चुके, OH कहाँ पे जाएगा? Mg के साथ। तो Mg के साथ X पहले से था, यहाँ पे क्या आ गया? OH। तो ये मेन प्रोडक्ट आपकी क्या बने? CH3 ये बने आपके मेन प्रोडक्ट, इसका नाम है इथेन। तो जब मिथाइल अल्कोहल को CH3MgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाते हो तो कौन सा उत्पाद बनता है? इथेन बनता है। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही है। क्या बनेगा आपका? इथेन बनेगा। वेरी इजीली, एकदम सस्ता जैसा रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है? किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव केवल कोलाइडी विलयन में होगा, और इसके अलावा कोलाइडी विलयन के अलावा किसी भी विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होगा, मतलब वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होगा। तो वास्तविक विलयन किसको कहेंगे? तो वास्तविक विलयन हो गया जैसे चीनी पानी के घोल, नमक चीनी पानी के घोल, यूरिया पानी के घोल, तो ये सारे वास्तविक विलयन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता? सस्पेंशन, ये कोलाइडी विलयन प्रकार का सस्पेंशन में होता है। इमल्शन में भी टिंडल प्रभाव होता है। चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं होता क्योंकि चीनी आपके वास्तविक विलयन है, तो टिंडल प्रभाव चीनी के घोल में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 है, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होगा? एल्डिहाइड का मतलब है ये कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये एल्डिहाइड कार्बोनिल समूह का यौगिक है और इसका क्रियाशील मूलक होता है RCHO। एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? CHO एल्डिहाइड का फार्मूला होता है। अगर क्रियाशील मूलक की बात कर लो तो RCHO। क्वेश्चन नंबर 25 है, SCP इकाई सेल में, SCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। क्लियर है? SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 6 होती है और SCP का उप सहसंयोजन संख्या 12 होता है। दोनों बातें याद रखना, SCP में परमाणु की संख्या 6 और SCP में उप सहसंयोजन संख्या 12। क्वेश्चन नंबर 26 है, डीएनए और आरएनए में समान भस्म है, यानी डीएनए आरएनए में कौन ऐसे भस्म होंगे जो दोनों में समान पाए जाएंगे? तो डीएनए में भी 4 क्षार होंगे और आरएनए में भी 4 क्षार होंगे। तो डीएनए में 4 क्षार कौन होगा? आरएनए में 4 क्षार कौन होगा? तो आपके एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और चौथा है आपके थाइमिन, ये डीएनए में पाए जाएंगे। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन ये आपके डीएनए में पाए जाएंगे। आरएनए में कौन कौन होंगे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिन। तो आरएनए में एक एक्स्ट्रा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं पाया जाता। तो 3 ऐसे भस्म होंगे जो दोनों में समान पाए जाएंगे। तो डीएनए और आरएनए में जो समान भस्म होंगे उसका नाम है एडेनिन, दूसरा गुआनिन और तीसरा साइटोसिन। तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये C नंबर ऑप्शन, ये तीनों क्षार जो होंगे वो डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाएंगे। क्लियर है? तो डीएनए में 3 क्षार के अलावा एक और क्षार होगा डीएनए में जिसका नाम है आपका थाइमिन,
और आरएनए में इन 3 क्षार के अलावा एक और क्षार है जिसका नाम है यूरेसिल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेट में अम्ल की अधिकता किससे दूर करोगे आप? अगर आपके पेट में एसिड की मात्रा बढ़ गई, तो एसिड की मात्रा बढ़ गई तो उस एसिड को कम करने के लिए आप क्या लगाओगे? एंटी एसिड का यूज करोगे। क्लियर। अगर पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से आपके आंत में अल्सर हो जाएगा, अल्सर नामक बीमारी होगा जिससे आंत डैमेज होने की संभावना होगी। जब पेट में अम्ल की अधिकता हो जाए तो उसको किससे दूर करोगे? तो उसको प्रति अम्ल से दूर करोगे। क्लियर। प्रति अम्ल एक प्रकार का भस्म होता है, क्षार होता है। एसिड बढ़ेगा तो उसमें क्षार डालोगे तो एसिड कम हो जाएगा, क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी। तो पेट में अम्ल की अधिकता को कैसे दूर करोगे? तो प्रति अम्ल से दूर करोगे। प्रति अम्ल क्या क्या हो सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सारे को आप क्या बोलोगे? प्रति अम्ल बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर्मिक अम्ल SCOOH, जब फॉर्मिक अम्ल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? तो देखो ये है आपका फॉर्मिक एसिड SCOOH, ठीक है। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हिट करेंगे। क्या करेंगे? हिट। तो हिट करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, साथ में जल मोलिक्यूल बाहर निकलेंगे। क्या बनेंगे? यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, यहां से CO बनेगा, यानी CO बन के बाहर निकलेगा और पानी बनेगा H2O, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बचेंगे, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? पानी। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट बनेगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फॉर्मिक अम्ल को जब H2SO4 के साथ हिट करोगे तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक फराडे कितने कूलम के बराबर होता है? एक फराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। एक फराडे बराबर 96,500 कूलम। याद रखना छोटी छोटी बातें। क्वेश्चन नंबर 30, SN2 अभिक्रिया में जलांशन से क्या उत्पन्न होता है? जब आप SN2 अभिक्रिया करवाते हो तो SN2 अभिक्रिया को जब जलांशन करवाते हो तो इसमें संक्रमण अवस्था उत्पन्न होता है। क्लियर। SN2 अभिक्रिया संक्रमण अवस्था। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, SN2 अभिक्रिया में 1 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी होता है, फिर 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है SN1 में। SN2 में अब SN1 की बात करो तो SN1 अभिक्रिया में भी याद रखना, यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी, फिर 2 डिग्री कार्बोधनायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोधनायन सबसे कम स्थायी SN1 में। क्लियर। SN2 में 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी और SN2 में 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी, SN1 में 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा अस्थायी। क्लियर है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 है, CH3CH2Cl, ये है आपके इथाइल क्लोराइड। जब इथाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक क्योच से अभिक्रिया कराओगे एल्कोहलिक क्योच की उपस्थिति में, तो उत्पाद कौन सा बनेगा? जब एल्कोहलिक क्योच होंगे, ध्यान देना, इसमें 2 आएंगे, एक आएंगे एल्कोहलिक क्योच, दूसरा आएंगे जलीय क्योच। जब एल्कोहलिक क्योच की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो उस अभिक्रिया का नाम होगा बीटा विलोपन अभिक्रिया, और जो प्रोडक्ट का निर्माण होगा उसका नाम होगा एल्कीन। क्लियर। तो यहां से जब एल्कोहलिक क्योच की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तब यहां से KCl को लेके बाहर जाएगा, KCl को लेके बाहर जाएगा, उसके बाद इसमें बीटा कार्बन यानी बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसको बोलोगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको बोलोगे आप अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन के ठीक बाद वाले कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन एक निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और OH के साथ जाके पानी बनाएगा। तो ये बचेंगे CH2, यहाँ बचेंगे CH2 और Cl पहले ही बाहर निकल चुके, तो CH2 और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन का निर्माण होगा जब इथाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक क्योच की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो आपके इथीन का निर्माण होंगे। क्या बनेंगे? इथीन। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में किसका क्वथनांक का उन्नयन अधिकतम होगा? तो क्वथनांक का उन्नयन उसी का अधिकतम होगा जिसका वांटॉफ कारक ज्यादा होगा। तो वांटॉफ कारक बराबर होता है किसी यौगिक में आयनों की संख्या यानी धनायन और ऋणायन आयनों की संख्या। जब कोई यौगिक वियोजित होगा तो वियोजित होने के बाद वो धनायन और ऋणायन अणु में टूट जाएंगे। तो कितनी संख्या में धनायन बना और कितनी संख्या में ऋणायन बना, दोनों के अणुओं को ऐड कर दो, उसी को आप क्या कहोगे? वांटॉफ कारक। अब यहां से देखो, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, यूरिया, ग्लूकोज, इन चारों में किसका क्वथनांक का उन्नयन सबसे ज्यादा होगा? अब यहां से अगर बात कर लो
तो I बराबर इसका अगर निकालना चाहो तो I बराबर यहाँ से Na2SO4, जब इसको ब्रेक करोगे तो 2 सोडियम 1 सल्फेट टूटेगा तो I बराबर 3 आएगा। इसके I बराबर अगर निकालना चाहो तो 1 बेरियम 1 सल्फेट टूटेगा तो I बराबर 0 आएगा। इसका यूरिया का कोई अपघटन नहीं होगा, I बराबर 0। ग्लूकोज का भी कोई अपघटन नहीं होगा, I बराबर 0। तो सबसे ज्यादा I का मान सोडियम सल्फेट में आया, तो ये सोडियम सल्फेट के क्वथनांक का उन्नयन सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33 है CH3Cl, इसका नाम है मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड को जब जल अपघटन कराओगे तो X जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद का नाम क्या होगा? तो ध्यान देना, इसमें छोटी सी बातें याद रखना, ये अक्सर एग्जामिनेशंस में आते हैं सवाल। CH3Cl जब Cn हो जाए, जब क्या रहे Cn, और Cn का जब जल अपघटन कराना हो, Cn जब रहे और इसका जल अपघटन कराना हो तो Cn किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा। किसमें? कार्बोक्सिलिक में। ध्यान देना, Cn बन जाएगा COOH। क्या बन जाएगा? COOH। कब? जब इसका आप जल अपघटन कराओगे। तो CH3Cn को जल अपघटन कराने पर CH3COOH में बदल जाएगा, तो CH3COOH। बी नंबर ऑप्शन सही है। छोटा सा टेक्निक है, बस इसको ध्यान में रखना। Cn किस में बदलेगा? COOH में बदलेगा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन रवादार ठोस है? रवादार ठोस क्या होता है? वैसे ठोस जिसको आप अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानोगे। रवादार मतलब क्रिस्टलीय ठोस। अब कौन सा रवादार ठोस है? कांच। कांच है बेरवादार यानी अक्रिस्टलीय। प्लास्टिक भी है आपका अक्रिस्टलीय ठोस यानी बेरवादार। शर्करा यानी चीनी, चीनी है आपके रवादार ठोस मतलब क्रिस्टलीय ठोस। और रबर भी कैसे हैं आपके? बेरवादार ठोस यानी अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस हो गए। सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आप अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चंस को कॉपी करो। अभी और भी सवाल है इसके आगे, तो सारे क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके अच्छे से कॉपी करो। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है? तो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ वो पदार्थ होंगे जो दूसरे को ऑक्सीकरण कराएगा, आसानी से ऑक्सीकरण कराएगा और खुद में अपकरण होगा। तो वैसे पदार्थ ऑक्सीकारक होंगे जो दूसरे को ऑक्सीकरण कराएगा और खुद में अपकरण होगा, यानी जिस पदार्थ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी वो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। तो ये चार ऑप्शन आपके पास, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो इन चारों में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है वो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। तो इसमें प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होगा? तो ये फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी, तो ये फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगले सवाल पे आते हैं। किस तत्वों में किस तत्वों में 5F, इसको क्या बोलेंगे? 5F क्रमिक रूप से भरा है। 5F, एक होता है आपका 4F श्रेणी, दूसरा होता है 5F श्रेणी। ये दोनों F ऑर्बिटल के एलिमेंट होंगे, यानी F ऑर्बिटल के कक्षक होंगे। यानी F ब्लॉक की अगर बात करो तो F ब्लॉक के सभी तत्वों को दो श्रेणी में डिवाइड किया गया है, एक 4F श्रेणी, दूसरा 5F श्रेणी। 4F श्रेणी को लेंथेनाइड्स के नाम से जानेंगे और 5F श्रेणी को एक्टिनाइड्स के नाम से जानेंगे। 4F को लेंथेनाइड्स और 5F श्रेणी को एक्टिनाइड्स के नाम से जानेंगे। तो ये सवाल है आपके पास कि किस तत्वों में 5F क्रमक रूप से भरे होते हैं? तो 4F लेंथेनाइड्स और 5F एक्टिनाइड्स। तो 5F को क्या बोलोगे आप? एक्टिनाइड्स बोलोगे। क्लियर? तो किस तत्वों में 5F श्रेणी होगा? तो एक्टिनाइड्स में। अगला सवाल है किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो एक ठोस की अगर बात करो तो ठोस में अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं। तो अपन ठोस में दोष की अगर बात करेंगे तो ठोस में 4 प्रकार के दोष जनरली है ना। बिंदु दोष के अंदर 4 प्रकार के दोष होंगे, अंतराकाशी दोष, रिक्तिका दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो ठोस के घनत्व में चेंज हो जाना या चेंज में परिवर्तित नहीं होना, ये डिपेंड करता है शॉटकी और फ्रैंकल पे। तो क्वेश्चन आपके पास है कि किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो इस दोष का नाम है शॉटकी दोष। किसके, कौन से दोष के कारण? शॉटकी दोष के कारण। जब क्रिस्टल में शॉटकी दोष उत्पन्न होता है तब उसके घनत्व में कमी होती है। आखिर होती कैसी बातें हैं? तो शॉटकी दोष की अगर बात करो तो शॉटकी दोष केवल आयनिक क्रिस्टल में होगा। कौन से क्रिस्टल में? केवल आयनिक क्रिस्टल में। वैसे आयनिक क्रिस्टल जिसमें जो क्रिस्टल धनायन और ऋणायन से मिलकर बना हो, तो उस आयनिक क्रिस्टल्स में समान संख्या में धनायन और ऋणायन के अणु क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं।
अगर कोई क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल से, किसी आयनिक क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन जो होगा समान संख्या में क्रिस्टल छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चले जाए। जब क्रिस्टल से बाहर जाएगा तो उस क्रिस्टल के घनत्व में कमी होगी और उसी के कारण उस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा और इस दोष को अपन बोलेंगे शॉर्ट के दोष के नाम से। क्लियर है बात है? तो किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होगी? शॉर्ट के दोष के कारण। अगला सवाल है, किसी अभिक्रिया का वेग, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग के ए पे पावर 2 बी पे पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 हुआ। अगर कुछ नहीं तो 1 है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि अगर आपको बताना है तो उस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि होता है उस अभिकारक के सांद्रताओं के घातांकों का योगफल। अभी अभिकारक की सांद्रता ए और बी दे रखा, इसका घातांक, ए का घातांक 2 है, बी का घातांक 1 है, तो इन दोनों का योगफल 2 1 3, तो वही अभिक्रिया की क्या हो जाएगी? कोटि। तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी? बी, यानी 3 नंबर, 3 अभिक्रिया की कोटि 3 होगी। अगला सवाल है RCOR डैश, ये जो RCOR डैश है इसका नाम है कीटोन, कीटोन समूह है RCOOR डैश, ये कीटोन समूह है। कीटोन समूह को जब लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड और साथ में जल द्वारा प्रवाहित करवाओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो ध्यान देना इधर, ये कीटोन की अगर बात कर लो तो RC≡OR डैश है। इसमें से अपन हम जल को प्रवाहित करवाए, किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड। यहां से जल को प्रवाहित करवाए तो जल किसमें टूटेगा? H+OH- में टूटेगा। क्लियर? RCO है, 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड अगर टूटेगा तो एक बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो वो पे माइनस, कार्बन पे प्लस। अब यहाँ से प्लस वाला जाएगा, ये प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ और ये माइनस वाले आएंगे प्लस के साथ। यहाँ से देखो क्या बन जाएंगे, यहाँ से बन जाएंगे R और सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड O था जो सिंगल बॉन्ड O बन गया और O के साथ कौन आ गया? H आ गया और साथ में इस कार्बन पे कौन आ गया? इस कार्बन पे फिर से आ गया, सॉरी इस कार्बन पे फिर से आ गया OH, आ गया ना? इस कार्बन पे आ गया आपके OH, ये R डैश हो गए, साथ में यहां से क्या बन गए? R डैश। अब यहां से क्या बन गया आपका? 3 डिग्री एल्कोहल बना, 3 डिग्री एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा वो 2 कार्बन से जुड़े हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेंगे, ये बनेंगे आपके 2 डिग्री एल्कोहल। अगला सवाल है, BCC का आयसेल में मुक्त खाली स्थान होंगे। BCC का आयसेल में कितना खाली स्थान होता है? तो BCC का आयसेल की बात करो तो BCC का आयसेल का संकुलन क्षमता होता है 68%, तो जो भरे हुए हैं उसके स्थान होंगे 68%, तो बचे हुए खाली स्थान होंगे 32%। तो BCC में खाली स्थान कितना होगा? 32%। BCC का आयसेल में मुक्त खाली स्थान 32%। NO2CO3, अगला सवाल है NO2CO3 का बॉन्ड ऑफ गुणांक क्या होगा? NO2CO3 इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का बॉन्ड ऑफ गुणांक, बॉन्ड ऑफ गुणांक का मतलब है कि इसमें धनायन और ऋणायन अणुओं की संख्या, जब ये Na2CO3 वियोजित होगा, Na2CO3 जब वियोजित होगा तो वियोजित होने के बाद कितने धनायन और कितने ऋणायन इसके अणु टूट के बाहर निकलेंगे? तो कितने धनायन कितने ऋणायन निकलेंगे? तो 2 सोडियम निकलेगा, 1 कार्बोनेट निकलेगा, तो 2 सोडियम प्लस 1 CO3 माइनस, तो 2 1 3, तो इसका बॉन्ड ऑफ कार्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, कौन सा विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है? तो राउल्ट के नियम का पालन करने वाले एक विलयन जिसका नाम है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन जो किसी भी सांद्रता और किसी भी ताप पे राउल्ट का नियम का हमेशा पालन करे उसको आप बोलोगे आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है? जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्लियर? अगला सवाल है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, अब यहां से देख लो, इसको हम बना लेते हैं कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करोगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा? कैल्शियम एसीटेट होता है एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O Ca, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट C डबल बॉन्ड O H O Ca। कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करोगे यहां से एक कैल्शियम बाहर जाएंगे, एक कैल्शियम बाहर जाएंगे और एक बनेंगे कार्बोनेट CaCO3, यहां से CaCO3 बाहर टूट के बाहर निकल जाएगा, CaCO3 CaCO3, तो यहां से CaCO3 बाहर जाएगा तो आपके पास क्या बचेंगे? ये बचेंगे, देखो C डबल बॉन्ड O H और ये CH3 इस कार्बन से आके जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। 1 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड है तो नाम क्या होगा इसका? इथेनॉल। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? 43 का इथेनॉल, ये डी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? इथेनॉल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, गैलेना निम्न में किसका अयस्क होता है? गैलेना,
गैलेना सीसा का अयस्क होता है, गैलेने का फॉर्मूला होता है पीबीएस। गैलेने का फॉर्मूला क्या होगा? पीबीएस। इसका फॉर्मूला होगा पीबीएस। और ये किसका अयस्क होता है? सीसा का। लेड मतलब सीसा, पीबी है ना। तो गैलेना निम्न में किसका अयस्क होता है? सीसा का। और ये जो गैलेना अयस्क है पीबीएस, इस अयस्क का सांद्रण अपन किससे करेंगे? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करेंगे। अगला सवाल है 45 नंबर, वात्य भट्टी में धातु ऑक्साइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में होती है? वात्य भट्टी की अगर बात करो तो वात्य भट्टी होता है इंडक्शन फर्नेस, जिसमें आयरन के ऑक्साइड को डाला जाता है और उसी आयरन के ऑक्साइड का आपके निष्कर्षण होंगे लोहा का। तो वात्य भट्टी में जो अपचयन होगा उसमें कौन सा पदार्थ होगा उत्प्रेरक के रूप में? तो उसका नाम होगा कार्बन। ठीक है ना। तो वात्य भट्टी में धातु के ऑक्साइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में होगी? तो कार्बन की उपस्थिति में होगी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किस विधि से होता है? नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3। और इस नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन आप किस विधि से करोगे? तो उस विधि का नाम है उष्टबाल विधि। नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन उष्टबाल विधि से करेंगे। हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन करेंगे, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक अम्ल का उत्पादन करेंगे, और डेकॉन विधि से क्लोरीन का उत्पादन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कोलराउस का नियम निम्न में संबंधित है। किससे कोलराउस का नियम संबंधित है? तो कोलराउस का नियम होता है कि किसी तुल्यांक की रासायनिक तुल्यांक का अनंत मोलर चालकता, किसी भी विद्युत अपघटन की अनंत मोलर चालकता, उसके धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकताओं का योगफल होता है। यही कोलराउस का नियम है। तो कोलराउस का नियम किसी विलयन की अनंत मोलर चालकताएं, उसके धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता का योगफल होता है, वही कोलराउस का नियम है। क्लियर? लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल टू लैम्डा एम प्लस प्लस लैम्डा एम माइनस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48 है CH3CH2OH को ऑक्सीकृत कराने पर क्या प्राप्त होगा? अब इसको ऑक्सीकृत करा दो। ये देखो CH3CH2OH को ऑक्सीकृत कराना है। तो जब इसको ऑक्सीकृत KMnO4 की उपस्थिति में करेंगे तो यहां से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा अल्कोहल से और दूसरा ऑक्सीजन बाहर निकलेगा अल्कोहल से जुड़े कार्बन से। यहां से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो क्या बचेंगे आपके पास? ये बचेंगे CH3C⋯OH। ये बचेंगे ना CH3C⋯OH। अब इसका फिर से ऑक्सीकरण करा दो तो ये ऑक्सीजन ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनेगा CH3COOH यानी एसिडिक एसिड बनेगा CH3COH। बी नंबर ऑप्शन। जब एल्कोहल को ऑक्सीकृत कराओगे CH3CH2OH को ऑक्सीकृत कराओगे तो क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल बनेगा। अगला सवाल है एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH। सारे जानते हो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। एल्कोहल से उसको बोलोगे जब किसी कार्बन चेन के साथ एल्कोहल जुड़ जाए तो उसको OH बोलोगे। दो एल्कोहल जुड़ जाए तो डाइहाइड्रिक बोलेंगे, है ना। एक एल्कोहल रहे तो मोनोहाइड्रिक, तीन एल्कोहल रहा तो ट्राइहाइड्रिक बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है NH3 में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होता है? NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण बताना है। तो अमोनिया की बात कर लो तो ये है आपका अमोनिया। नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। तो इसमें लोन पेयर बराबर 1 है और बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा बॉन्ड बराबर 3 है। तो 3 और 1 4 आ गया तो 4 किसका होगा? sp3 का। तो याद रखना NH3 में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होगा? sp3। अगला सवाल है निम्न में कौन हाइड्रोजन आबंध बनाता है? तो हाइड्रोजन आबंध वही बनाएगा, है ना। हाइड्रोजन आबंध वही बनाएगा जो किसी भी वर्ग के सबसे ऊपर में एलिमेंट शामिल होंगे, यानी जो एलिमेंट सबसे छोटा होगा जिसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बनने की प्रवृत्ति होगी, जिसके क्वथनांक अधिकतम होंगे, वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब वर्ग 15 की बात कर लो तो वर्ग 15 में सबसे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन साइज में छोटे होंगे अन्य सारे तत्वों से, वर्ग 15 के अन्य तत्वों से नाइट्रोजन छोटे होंगे, तब नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वर्ग 16 का ऑक्सीजन अन्य तत्वों से ऑक्सीजन छोटे होंगे तो ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वर्ग 17 का फ्लोरीन अन्य सभी हाइड्रोजन तत्वों से फ्लोरीन सबसे छोटे आकार के होंगे तो फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वर्ग 15 में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। वर्ग 17 के हाइड्रोजन समूह में फ्लोरीन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। यानी वर्ग 15 का नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा।
फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिर 17 का फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा अन्य सभी तत्व हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो निम्न में कौन हाइड्रोजन आबंध बनाता है? तो HCl नहीं बनाता, PS3 नहीं बनाता, NH3 बनाता है, NH3 बनाता है और H2S नहीं बनाता। तो ये कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? NH3। क्लियर? ये है वर्ग 15 का, यह है 17 का, यह है 16 का। तो वर्ग 15 को आप निकोजेंस के नाम से जानोगे, जो कि पूछता है एग्जामिनेशंस में। वर्ग 16 को कैल्कोजन के नाम से जानोगे, जो कि ये भी आता है सवाल में, और वर्ग 17 को हैलोजन के नाम से जानोगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में हेनरी का नियम किससे संबंधित है? तो हेनरी का नियम होता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यानी गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही गैस की मात्रा होगी। सिंपल कि किसी गैस की अमाउंट अगर ज्यादा हो जाए, अगर किसी बॉटल में आपको गैस को भरना है तो गैस को भरने के लिए आपको प्रेशर लगाना होगा। तो कितना प्रेशर लगाना होगा? तो जितना ज्यादा गैस की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा गैस का प्रेशर लगाओगे। तो हेनरी का नियम यही है कि किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है। प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्लियर? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 है कैलामाइन। कैलामाइन किस धातु का अयस्क होता है? कैलामाइन का फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। और ये कैलामाइन जिंक का अयस्क होता है। किसका? जिंक धातु का अयस्क होता है कैलामाइन। क्लियर है? तो कैलामाइन जिंक धातु का अयस्क होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चंस नंबर 53 तक हुआ। अब इसके बाद और क्वेश्चंस की बारी है। टोटल 70 क्वेश्चंस की बारी है, तो अभी तक 53 समाप्त हुए। तो इसके अलावा और क्वेश्चंस अभी करेंगे बारी बारी से। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को जल्दी से आप नोट करो। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। जब आप आइसोप्रोपिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो वो क्या बनेगा? तो आइसोप्रोपिल होता है, ध्यान देना, आइसोप्रोपिल होता है CH3CH और CH के दूसरे कार्बन पे एल्कोहल और साथ में CH3। इसका नाम है आइसोप्रोपिल। यह है आपका आइसोप्रोपिल। अब इस आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण करा दो। ऑक्सीकरण कराना है, ऑक्सीकरण कराने का मतलब है हाइड्रोजन को बाहर निकलना या ऑक्सीजन का जोड़ना। अब यहां से हाइड्रोजन कहां से बाहर निकलेगा? एक हाइड्रोजन निकलेगा एल्कोहल से बाहर और दूसरा हाइड्रोजन एल्कोहल से जुड़े कार्बन से। अब यहां से दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए। ये दोनों हाइड्रोजन जब बाहर निकल जाएंगे तो उत्पाद में क्या बचेंगे? CH3C और इस C के साथ डबल बॉन्ड O और साथ में CH3। इसका नाम क्या होगा? एसीटोन। क्या बनेगा ये? एसीटोन। CH3CO CH3 का नाम होता है एसीटोन। जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तो ऑक्सीकरण कराने का मतलब है कि वहां से हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो हाइड्रोजन कहां से बाहर निकलेगा? तो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एल्कोहल से और दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा एल्कोहल से जुड़े कार्बन से। तो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एल्कोहल से और दूसरा एल्कोहल से जुड़े कार्बन से। अब यहां से दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो H2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड O बचेगा, C डबल बॉन्ड O। तो इसका नाम क्या होगा? एसीटोन। तो ये सवाल है आप में कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो एसीटोन बनता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसीटोन। अब एसीटोन बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन में कहां एसीटोन है? देखो तो ये बी नंबर ऑप्शन है एसीटोन, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 54 में बी नंबर ऑप्शन एसीटोन, तो इसको आप टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 55, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सा है? तो गैस सबसे कम क्वथनांक, जो नोबेल गैस होंगे वही सबसे कम, उसी गैस का क्वथनांक सबसे कम होगा। तो यहाँ पे हीलियम सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सा? हीलियम। दूसरी बात है, हीलियम गैस जो है, हीलियम गैसों की सांद्रता बेहद ही कम होती है। हीलियम गैस की सांद्रता बेहद ही कम होती है, इसीलिए हीलियम गैस का इस्तेमाल गुब्बारे में इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो हीलियम गैस का इस्तेमाल गुब्बारे में होता है और साथ में हीलियम गैस का इस्तेमाल जब कोई गोताखोर समंदर के अंदर जाता है ना गोता लगाने के लिए, तो उसके सिलेंडर में, कंधे पर जो सिलेंडर होता है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है और साथ में अपन हीलियम गैस को भी इसमें मिलाते हैं ताकि उन दोनों गैसों की सांद्रता कम हो जाए और वो मेडिकल डैमेज से बच सके। इसीलिए हीलियम का यूज ज्यादातर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाओ, ऑक्सीजन और ओजोन, ये दोनों क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2 और ओजोन का फार्मूला होता है O3। दोनों तो ऑक्सीजन की कंपाउंड है ना, दोनों क्या है? ऑक्सीजन के कंपाउंड है।
तो ये दोनों एक दूसरे का अपर रूप है। तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? अपर रूप है। ऑक्सीजन और ओजोन अपर रूप है। क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 57 है, आपके यौगिक का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ये आपके संकुल यौगिक है K4Zn का होल 3। इस यौगिक का उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा? तो उप सहसंयोजन संख्या अगर किसी संकुल यौगिक का निकालना है तो उसके लिगेंड्स की संख्या, उस संकुल यौगिक में जितने लिगेंड्स की संख्या होगी वही उसका उप सहसंयोजन संख्या होगा। तो यहाँ पे लिगेंड्स की अगर बात कर लो, ये संकुल यौगिक में ये जो जिंक है, जिंक को बोलोगे आप केंद्रीय परमाणु, और इस केंद्रीय परमाणु के साथ जो जुड़ा होता है अणु या परमाणु, उसी को आप बोलोगे लिगेंड्स। तो यहाँ पे लिगेंड्स कौन है? En, और लिगेंड्स की संख्या है 3। तो 3 इसके लिगेंड्स की संख्या होगी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड संख्या नंबर 3 हो जाएगा। तो अगर इसमें बात कर लो तो लिगेंड्स दो प्रकार का होता है, एक होता है एक दंती, दूसरा होता है द्विदंती। तो आपको ये ध्यान देना है इसमें कि जो लिगेंड्स है ये एक दंती है या दो दंती है। अगर एक दंती लिगेंड्स होगा तो जितनी लिगेंड्स की संख्या होगी वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, लेकिन अगर द्विदंती लिगेंड्स होंगे तो उसके लिगेंड्स की संख्या में दुगना संख्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर की। अगर बात कर लो तो लिगेंड्स अगर द्विदंती होंगे तब उसमें जो नंबर होंगे, जितनी लिगेंड्स की संख्या होगी उसका सीधे 2 गुना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो, ये जो En की बात करो, यहाँ पे नोट कर लो पॉइंट, En और साथ में C2O4, ये दोनों ऐसे लिगेंड्स होते हैं, ये दोनों लिगेंड्स होते हैं द्विदंती। कैसे होते हैं? द्विदंती। En और C2O4, इसका नाम है इथीन 1,2 डायमीन, इसका नाम है ऑक्जेलेटो। तो ये दोनों ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो द्विदंती होते हैं, और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करो तो ये लिगेंड्स की संख्या में जितनी भी होगी, जितनी जनसंख्या में लिगेंड्स होगा सीधे उसका दुगना हो जाएगा उसका उप सहसंयोजन संख्या। तब यहाँ पे देखो En का होल 3, तो इस यौगिक का उप सहसंयोजन संख्या बताना है। तो यहाँ पे लिगेंड्स की संख्या En 3 है, तो सीधे इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दुगना हो जाएगा 6। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में कौन एक डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है? डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट वैसे होते हैं जो जल अपघटन होकर 2 मोनोसेक्राइड देते हैं। डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट वैसे कार्बोहाइड्रेट होंगे जिसका जल अपघटन होगा और जल अपघटन होकर 2 मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट देगा। तो यहाँ पे अगर बात कर लो ऑप्शंस का, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसेक्राइड है, स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, और ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज आपके डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। जब सुक्रोज का जल अपघटन होगा तो ये जल अपघटित होकर एक देगा ग्लूकोज और दूसरा देगा फ्रक्टोज, यानी 2 मोनोसेक्राइड का कार्बोहाइड्रेट देगा। तो ये डाइसेक्राइड सुक्रोज है। क्वेश्चन नंबर 59, दूध एक ऐसा उदाहरण है। दूध एक कोलाइडी बिलियन है, लेकिन कौन सा कोलाइडी बिलियन है? तो दूध को आप क्या बोलोगे? पायस। दूध एक प्रकार का पायस होता है, और ये जो पायस है, इस पायस का नाम है द्रव, यानी जल में बसा तेल का पायस। जल में तेल का पायस, जल में तेल का पायस का उदाहरण है दूध। जल में तेल का पायस का मतलब है कि जल की मात्रा ज्यादा और तेल की मात्रा कम, तो वो जल में तेल का पायस क्या है? दूध। क्वेश्चन नंबर 60, किसी विलयन का अनुसंग गुणधर्म किस पे डिपेंड करेगा? तो किसी विलयन का अनुसंग गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पे डिपेंड करेगा। ठीक है, विलय की प्रकृति पर डिपेंड कभी नहीं करेगा। अगर किसी शुद्ध विलायक में जब किसी विलय को डाला जाता है तो वो विलय की मात्रा बताती है कि उस विलयन का अनुसंग गुणधर्म कैसा होगा। जितनी ज्यादा संख्या में विलय डालोगे उतना उसका अनुसंग गुणधर्म में चेंज आएगा, है ना। तो उस विलयन में विलय कितनी मात्रा में डाले हो वो डिपेंड करता है, उसमें कौन सा विलय आपने डाला वो डिपेंड नहीं करता। उसमें चीनी मिलाया कि ग्लूकोज मिलाया कि शर्करा मिलाया, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने उसमें चीनी मिलाया तो कितना चीनी मिलाया, ग्लूकोज मिलाया तो कितना ग्लूकोज मिलाया, यूरिया मिलाया तो कितना यूरिया मिलाया, ये बातें डिपेंड करता है किसी भी विलयन का अनुसंग गुणधर्म होने का। क्लियर है बातें? अगले सवाल पे आते हैं। फिनॉल में किसके साथ क्रिया कर वेकेलाइट बनाया जाता है? तो वेकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल में आप क्या मिलाओगे? फॉर्मल्डिहाइड मिलाओगे। फिनॉल में क्या मिलाओगे? फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड मिलाओगे तो वेकेलाइट का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 62, एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। और ये जो एंजाइम है ये कैटलिस्ट का भी काम करेगा, उत्प्रेरक का भी काम करेगा, यानी हमारे ह्यूमन बॉडी में अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा या तो फिर घटाएगा। जनरली ज्यादा अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है।
तो एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है और ये एक प्रोटीन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 63, CH3Cl प्लस सोडियम ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो उत्पाद X क्या बनेगा। अब ये एल्किल हैलाइड को जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करोगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया का नाम है बुर्ज अभिक्रिया, और बुर्ज अभिक्रिया में कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है। कैसे? अब ये CH3Cl प्लस सोडियम से अभिक्रिया करा दो तो एक सोडियम एक Cl को लेके बाहर जाएगा, ये CH3 अकेला बचेगा, तो ये CH3 अकेला कभी हो नहीं सकता, तो साथ में अपन एक हेलोजन और लेंगे तो एक सोडियम और लेना होगा, और साथ में प्रेजेंसी किसकी होगी, ड्राई ईथर की। तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन को लेके बाहर जाएगा, 2 सोडियम 2 Cl को लेके बाहर जाएगा, तो ये बचेंगे CH3, ये बचेंगे CH3, और दोनों CH3 आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, एथेन। तो ये राइट आंसर कौन होगा, सी नंबर। तो CH3Cl को जब सोडियम से अभिक्रिया कराओगे तो इथेन का निर्माण होगा, और इस अभिक्रिया का नाम है बुर्ज अभिक्रिया। तो बुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड को जब सोडियम धातु से अभिक्रिया कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो उच्चतर अल्केन का निर्माण होता है। याद रखना, ये बातें धातु वाले ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है CH3COCH3, यह है एसीटोन। एसीटोन को जब लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड, ये है आपके अवकारक पदार्थ, अब लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड की उपस्थिति में जब इसको अभिक्रिया कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, तो ये अवकारक पदार्थ है, इसको अपकरण करा देना। तो अपकरण कराने के बाद ये क्या बन जाएंगे, तो यहाँ पे देख लो एग्जांपल में, ऐसे देखो, ये ले लेते हैं आपके CH3COCH3, CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन। अब एसीटोन को जब यहाँ पे लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड डालोगे तो ये है अपकारक पदार्थ। अपकारक पदार्थ इसको अपकरण करेगा, तो अपकरण हाइड्रोजन के साथ करेगा, तो आपको हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना अनिवार्य होगा। अब ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को आप इस तरह से लिख दो, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेंगे तो एक बॉन्ड शिफ्ट होंगे O के साथ, तो O पे आएगा माइनस का चार्ज और कार्बन पे आएगा प्लस के चार्ज। 2 हाइड्रोजन में से एक बॉन्ड टूटा तो एक पे इलेक्ट्रॉन चला गया माइनस और दूसरे पे आएगा प्लस, तो माइनस जाएगा प्लस के साथ और ये प्लस चला जाएगा माइनस के साथ। तो यहां से क्या बन जाएंगे प्रोडक्ट, CH3C सिंगल बॉन्ड O के साथ H, और ये बन जाएंगे H और ये बन जाएंगे CH3। तो ये 2 प्रोपेनल क्या बनेगा, 2 प्रोपेनल, ये 2 डिग्री एल्कोहल होंगे, तो राइट आंसर है ए नंबर, 2 प्रोपेनल। क्लियर। अगला सवाल है लिथियम साथ में जिंक Cn का होल 6, इसका आईपीएसी नेम बताना है। तो आईपीएसी नेम बताने के लिए 2 चीजें मालूम होना चाहिए, पहला ऑक्सीकरण संख्या है ना, और दूसरा इसके कुछ रूल। तो रूल और आईपीएसी नेम, ऑक्सीकरण संख्या, ये तीनों चीजें उप संयोजन यौगिक वाले वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, और उसमें सारे आपको मिल जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो वीडियो आप देख लेना। इसका आईपीएसी नेम लिखने की प्रक्रिया, उसकी विधि, उसके रूल रेगुलेशन, सारा कुछ वहां पे मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इसका आईपीएसी नेम लिख लो। पहले ब्रैकेट के बाहर वाले का नाम लिखा जाएगा लिथियम, उसके बाद अंदर में लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स की संख्याओं के साथ। तो Cn, इसमें लिगेंड्स है Cn को बोलोगे साइनो, और Cn है 6 बार, तो 6 को बोलोगे हेक्सा, तो हेक्सा साइनो, तो लिथियम हेक्सा साइनो। और जिंक का क्या होगा, जिंकेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 6 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, लिथियम हेक्सासाइनो जिंकेट 2। ठीक है, ये आईपीएसी नेम आपको उप संयोजन संख्या यौगिक वाले वीडियो में मिल जाएगा, नियम के साथ सारा कुछ एक्सप्लेनेशन अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 66 है संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक बोलोगे, और डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है डी ब्लॉक। सी नंबर ऑप्शन, संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है CH3CH2Br को जब जलीय एक्वेज से अभिक्रिया कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा। तो देख लो ध्यान से, यहाँ पे ये सीधे क्या होगा, CH3CH2Br, तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन पे आएंगे कौन से चार्ज, माइनस का, ब्रोमीन पे आएंगे माइनस के चार्ज, ब्रोमीन पे आएंगे माइनस के चार्ज, कार्बन पे आएंगे प्लस के चार्ज, के प्लस आएगा O माइनस जाएगा, तो के Br को लेके अलग होगा, के Br को लेके अलग होगा, और ये OH आएगा और इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये बी नंबर ऑप्शन से ये एल्कोहल बनेगा। जब इथाइल ब्रोमाइड को जलीय क्वेज की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो इथेनॉल का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रतिकारक कौन शामिल होता है।
तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एक प्रतिकारक होता है जिसका नाम है निर्जल AlCl3। क्या नाम है इसका? निर्जल AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कौन सा प्रेरक शामिल होगा? क्वेश्चन नंबर 69 है RCOCl, इसका नाम है एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड को किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे कि एल्डिहाइड बनेगा? एसिल क्लोराइड को ये कौन सा प्रतिकारक यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये सीधे क्या बन जाएंगे? एल्डिहाइड बन जाएंगे। तो इस अभिक्रिया का नाम होगा रोजरमुंड अभिक्रिया। क्या नाम होगा इसका? रोजरमुंड। और रोजरमुंड अभिक्रिया में कैटलिस्ट होता है हाइड्रोजन प्लेटिनम बेरियम सल्फेट। इसको हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन प्लेटिनम बेरियम सल्फेट। इस अभिक्रिया का नाम है रोजरमुंड अपचयन अभिक्रिया। ये अपचयन होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। मतलब हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और एल्डिहाइड का निर्माण होगा। अगला सवाल है राउल्ट, क्वेश्चन नंबर 70, राउल्ट का नियम निम्न में किससे संबंधित है? तो राउल्ट का नियम होता है द्रव द्रव के विलयन पे आधारित है। जब दो द्रव को आपस में मिलाओगे तो किसी एक द्रव का आंशिक दाब उसी द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, राउल्ट का नियम कहलाएगा। यानी जब दो द्रव को आपस में मिला दियो तो जिस द्रव की मात्रा ज्यादा होगी उस द्रव का वाष्प दाब ज्यादा बनेगा, जिस द्रव की मात्रा कम होगी उस द्रव का वाष्प दाब कम बनेगा। यह है द्रव 1, यह है द्रव 2। तो द्रव 1 द्रव 2 का मिश्रण है। अगर द्रव 1 की मात्रा ज्यादा तो द्रव 1 का वाष्प दाब ज्यादा, द्रव 2 की मात्रा ज्यादा तो द्रव 2 का वाष्प दाब ज्यादा। तो ये राउल्ट का नियम संबंधित है P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। तो ये ए नंबर आपका सही होगा राउल्ट के नियम से। तो ये आपके सेट नंबर 1 तैयार हो गए ऑब्जेक्टिव के टोटल 70 क्वेश्चंस का। तो इस 70 क्वेश्चंस में आपको 35 का ही जवाब देना होगा जब एग्जामिनेशंस में बात आएगी। तो हमने सारे क्वेश्चंस का अच्छे से बारी बारी से डिस्कस कर चुके विद एक्सप्लेनेशन। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कॉपी करो, अच्छे से नोट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जामिनेशंस की तैयारी करो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।